नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नई दिल्ली में आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल बैठक शुरू हो चुकी है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का 2 दिवसीय महामंथन। लेकिन इस बैठक के शुरू होते ही एक ऐसी खबर आई जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि ये बैठक वैश्विक अर्थव्यवस्था और नए सदस्यों के स्वागत पर केंद्रित होगी। मगर ऐन वक्त पर नई दिल्ली की इस टेबल पर ईरान युद्ध का साया मंडराने लगा है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ईरान की एक खास मंशा के खिलाफ कोई पश्चिमी देश नहीं बल्कि खुद एक मुस्लिम राष्ट्र दीवार बनकर खड़ा हो गया है। वो देश है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। आखिर नई दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि संयुक्त घोषणा पत्र यानी कि जॉइंट डिक्लेरेशन जारी होने से पहले ही यूएई ने दूरी बना ली? क्यों मुस्लिम जगत के ये दो बड़े देश भारत की धरती पर आमने सामने आ गए हैं? अगले 10 मिनट में इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर क्या इसके पीछे वजह है और आज की ये बैठक, ये मुलाकात कितनी खास है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस विवाद की असली जड़ क्या है। सूत्रों के मुताबिक ईरान इस 2 दिवसीय ब्रिक्स बैठक का इस्तेमाल एक खास एजेंडे के लिए करना चाहता था। ईरान का एक विशेष आग्रह था ब्रिक्स समूह पश्चिम एशिया यानी कि वेस्ट एशिया यानी मिडल ईस्ट के हालातों और वहां चल रहे युद्ध को लेकर एक कड़ा रुख अपनाए। ईरान चाहता था कि ब्रिक्स देश मिलकर इजराइल और पश्चिमी ताकतों के खिलाफ एक सख्त प्रस्ताव पास करें। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आम सहमति बनने से पहले ही इसका जोरदार विरोध शुरू हो गया। यूएई ने साफ कर दिया कि वो ईरान के इस एक तरफा एजेंडे के साथ नहीं है। हालात इतने बिगड़ गए कि यूएई ने पश्चिम एशिया के हालातों पर आने वाले संयुक्त घोषणा पत्र से खुद को पहले ही अलग कर दिया। यानी यूएई ने इस मसले पर जो है वीटो जैसी स्थिति पैदा कर दी है। आखिर इसके कारण क्या हैं? क्यों नाराजगी ऐसी नजर आ रही है? तो देखिए, इस टकराव को गहराई से समझने के लिए हमें ब्रिक्स के बदलते स्वरूप को देखना होगा। पहले ब्रिक्स का मतलब सिर्फ 5 देश थे: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अब इस कुनबे का विस्तार हो चुका है। अब इसमें मिस्र यानी इजिप्ट और इथियोपिया, इंडोनेशिया के साथ साथ ईरान और यूएई भी शामिल हो चुके हैं। दुनिया सोच रही थी कि नए देशों के आने से ब्रिक्स ग्लोबल साउथ की सबसे मजबूत आवाज़ बनेगा। लेकिन नई दिल्ली की इस बैठक ने दिखा दिया कि नए सदस्यों के आने से उनके आपसी मतभेद और पुरानी रंजिशों में भी इस मंच पर जो है रंजिशें सामने आ गई हैं। ईरान और यूएई दोनों इस समूह के नए सदस्य हैं और अपनी पहली बड़ी परीक्षा में ही दोनों के बीच की दरार दुनिया के सामने आ गई है। तो वहीं अब सवाल उठता है कि यूएई ने ऐसा आखिर क्यों किया है। तो देखिए, मुस्लिम देश होकर भी उसने ईरान का साथ क्यों नहीं दिया? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। संतुलित विदेश नीति: यूएई पश्चिम एशिया में किसी भी एक गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उसके अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ बेहद मजबूत व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते हैं। तो वहीं दूसरी वजह, अब्राहम यूएई ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य किए हैं। वो नहीं चाहता कि ब्रिक्स जैसे आर्थिक मंच का इस्तेमाल ईरान अपनी भू राजनीतिक दुश्मनी साधने और इजराइल विरोधी माहौल बनाने के लिए करे। तीसरा है आर्थिक प्राथमिकता। यूएई ब्रिक्स को विश्व युद्ध रूप से एक आर्थिक और व्यापारिक संगठन बनाए रखना चाहता है, न कि इसे किसी सैन्य या राजनीतिक युद्ध का अखाड़ा बनने देना चाहता है। और यही बड़े कारण बताए जा रहे हैं। और इस पूरे ड्रामे के बीच सबसे बड़ी परीक्षा मेजबान देश यानी हमारे भारत की है। नई दिल्ली इस बैठक की मेजबानी कर रही है। भारत के लिए यह स्थिति एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई जैसी है। एक तरफ ईरान हमारा पुराना रणनीतिक साझेदार है जिसके साथ हम चाबहार पोर्ट जैसी बड़ी परियोजनाएं चला रहे हैं। दूसरी तरफ
यूएई भारत का सबसे भरोसेमंद आर्थिक और करीबी दोस्त है, जहां लाखों भारतीय रहते हैं और जो भारत में अरबों डॉलर का निवेश भी कर रहा है। भारतीय कूटनीतिज्ञों के सामने अब चुनौती ये है कि वे कैसे एक ऐसा बीच का रास्ता निकालें जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स का ध्यान आर्थिक सहयोग, डिजिटल करेंसी और ग्लोबल सप्लाई चेन पर बना रहे, न कि ये मिडिल ईस्ट के झगड़ों में उलझकर रह जाए। अब ये देखना होगा कि नई दिल्ली की इस दो विपक्षीय बैठक का नतीजा जो भी हो, लेकिन एक बात साफ ये नज़र आती है, ब्रिक्स के विस्तार ने इसके सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अगर सदस्य देश अपने आपसी विवादों को इस मंच पर लाते रहेंगे तो G20 के मुकाबले खड़ा होने का ब्रिक्स का सपना कमज़ोर पड़ सकता है। यूएई का संयुक्त घोषणा पत्र से दूरी बनाना इस बात का साफ संकेत भी है कि ब्रिक्स के भीतर अब सब कुछ सामान्य नहीं है। क्या भारत इस विवाद को शांत करा पाएगा? क्या ईरान अपनी जिद छोड़ेगा? इस बैठक से जुड़ी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18। As chair, I thank each delegation for their presence and for their continued commitment to strengthening cooperation within the BRICS framework. All of us remain in close and regular contact through bilateral and multilateral engagements. Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum. Promoting a more inclusive and collaborative BRICS framework, we as chair have been engaging partner countries as well. We have also taken forward discussions on institutional development, including integration of new members through a stock taking and updatation of existing mechanisms. It is essential for the smooth advancement of BRICS that later members fully appreciate and subscribe to the BRICS consensus on various important issues. Excellencies, we meet at a time of considerable flux in international relations. Ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation. Development issues remain central. Many countries face challenges on energy, food, fertilizer, and health security, as also access to finance. BRICS can help them respond more effectively.